नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 6 जून 2021 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार से संबंधित प्रमुख आलेख तथा संपादकीय का विश्लेषण किया जाएगा और उनसे संबंधित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे। आज की अपनी विषय सूची को अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला टॉपिक हमारा श्रीलंका में चीन के द्वारा एक एनक्लेव प्रारंभ करने के संबंध में है। दूसरा, कोविड-19 वैक्सीन तथा क्षतिपूर्ति उपबंध। तीसरा, अमेरिका द्वारा भारतीय डिजिटल सेवा कर के विरुद्ध शुल्क के प्रस्ताव को टाला गया। चौथा आर्टिकल हम देखेंगे, नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के पालन के लिए ट्विटर को अंतिम नोटिस दिया गया है। और अंतिम हमारा आलेख रहेगा, G7 देशों द्वारा न्यूनतम निगम कर को मंजूरी। और इसी के आधार पर हमारे मुख्य परीक्षा के जो संबंधित अभ्यास प्रश्न हैं वो भी हम देखेंगे और साथ साथ उनकी संरचना के संबंध में भी चर्चा करेंगे। अपने अगर हम पहले आर्टिकल को देखें तो ये चीन के द्वारा श्रीलंका में एक एनक्लेव, आप कह सकते हैं एक तरह का एक बंदरगाह पर स्थित एक शहर पूरा बसाने की जो एक स्थिति बन रही है, उसके संबंध में आर्टिकल में चर्चा की गई है। इस विवादास्पद परियोजना की अगर हम बात करें तो इसे कोलंबो पोर्ट सिटी परियोजना कहा जाता है। और इस परियोजना के अंतर्गत चीन को एक तरह से प्रमुख रूप से नियंत्रण देने के लिए श्रीलंका की संसद में एक कानून पारित किया गया, जिसे कोलंबो पोर्ट सिटी आर्थिक आयोग विधेयक कहा जाता है। वर्तमान में ये पारित हो चुका है, तो इसीलिए अब ये एक कानूनी रूप में श्रीलंका में लागू है। और ये 1.4 अरब डॉलर की लागत से बनी परियोजना है। इस परियोजना में अगर हम देखें तो एक कृत्रिम द्वीप बनाया जाएगा और कोलंबो का जो लगता हुआ समुद्री तट है वहां से लगभग 2.69 वर्ग किलोमीटर भूमि एक तरह से प्राप्त की जाएगी। यानी अगर हम इस परियोजना को देखें तो ये जो भूमि का हिस्सा प्राप्त किया गया, ये समुद्र के अंदर ही रिक्लेम किया गया है। यानी यहाँ पर एक तरह से मिट्टी जमा करके समुद्र के अंदर से ही भूमि को प्राप्त किया गया है। इसे एक तरह से भूमि का रिक्लेम करना कहते हैं समुद्री भाग से। तो इस तरह से कृत्रिम द्वीप बनाने की अगर हम बात करें तो दक्षिणी चीन सागर में चीन के द्वारा इस तरह की कई परियोजनाएं चलाई गई हैं और उसी कड़ी में आप देखें तो ये परियोजना भी एक तरह से यहाँ पर संचालित हो रही है। इस परियोजना में प्रमुख रूप से आप देखें तो एक पूरे शहर को बनाने की बात है और कोशिश यहाँ पर यह है कि दक्षिणी एशिया में एक वित्तीय केंद्र के रूप में इस जगह को डेवलप किया जाए। ये जो कोलंबो पोर्ट सिटी बनाया जा रहा है इसके लिए, यानी जैसी स्थिति सिंगापुर और दुबई की है उसी तरह से इस जगह को डेवलप करने की बात चल रही है। इस परियोजना की अगर हम बात करें तो सितंबर 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जब श्रीलंका यात्रा हुई थी तब इसे उस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर इसे हस्ताक्षर किया गया। आगे चलकर जनवरी 2015 में महिंदा राजपक्षे सत्ता से बाहर हुए। नए राष्ट्रपति के रूप में मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की जो सरकार आई, उन्होंने कुछ समय तक ये जो परियोजना है उसको एक तरह से रोक कर रखा, लेकिन आगे चलकर उन्होंने मंजूरी प्रदान कर दी। नवंबर 2019 में अगर हम देखें तो राजपक्षे बंधु फिर से श्रीलंका में सत्ता में आए, प्रधानमंत्री के रूप में महिंदा राजपक्षे और राष्ट्रपति के रूप में गोताबाये राजपक्षे। तो राजपक्षे बंधुओं की सत्ता में वापसी के साथ ही ये जो परियोजना है इसको तेजी से लागू किया जाने लगा। यहाँ पर श्रीलंका की सरकार का यह मानना है कि इस परियोजना के लागू होने पर 83,000 नौकरियां और लगभग 15 अरब डॉलर का जो निवेश है वो एक तरह से श्रीलंका में आकर्षित होगा और ये एक बड़े कारण के रूप में गिनाया जा रहा है जिस कारण से इस परियोजना को लागू करने के लिए श्रीलंका तेजी से काम कर रहा है। इस परियोजना में 1.4 अरब डॉलर का जो वित्तीय मदद है वो चीनी कंपनी CHEC पोर्ट सिटी कोलंबो के द्वारा की जा रही है और ये चीन की जो प्रमुख एक संस्था है चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी CCCC, इस कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली ये संस्था है। तो इसके माध्यम से वित्तीय सहायता दी जा रही है। चीन की तरफ से ये जो वित्तीय मदद इस कोलंबो पोर्ट सिटी परियोजना में दी जा रही है उसके बदले में चीन को कुल मिलाकर 269 हेक्टेयर की जो जमीन इस क्षेत्र में है वहां पर 116 हेक्टेयर का एक पट्टा दे दिया गया 99 साल के लिए। यानी 99 साल की लीज पर ये जो 116 हेक्टेयर जमीन है ये चीन को दी गई है अलग अलग आर्थिक उपयोग करने के लिए। वर्तमान परियोजना अगर हम कोलंबो पोर्ट सिटी की बात करें तो ये श्रीलंका के प्रमुख बंदरगाह कोलंबो के पास के क्षेत्र में ही पड़ता है। और अगर आप चीन का यहाँ पर देखें श्रीलंका में दखल, तो वर्तमान में ये तीसरी प्रमुख परियोजना है जहाँ पर चीन प्रमुख रूप से कार्य कर रहा है। चीन का अगर हम पहला प्रमुख निवेश देखें तो श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के साथ में 35 साल का एक समझौता किया गया है, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, यानी निर्मित कीजिए, संचालित कीजिए और हस्तांतरित कर दीजिए। तो ये समझौता कोलंबो पोर्ट में एक तरह से किया गया है। यहाँ पर कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल्स लिमिटेड जो कंपनी है जो कोलंबो पोर्ट को संचालित कर रही है उसमें चीन की जो कंपनी है चाइना मर्चेंट्स पोर्ट होल्डिंग्स, उसकी 85% हिस्सेदारी है।
तो एक तरह से आप देखें कोलंबो पोर्ट में ये जो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल काम कर रहा है उसमें भी 85% एक तरह से जो नियंत्रण है वो चीन के पास है। दूसरी परियोजना आप देखें कोलंबो पोर्ट सिटी के रूप में यहाँ पर चीन को फिर से मिल गई है। और तीसरा अगर हम देखें तो 2017 में श्रीसेना विक्रम सिंघे जो सरकार थी, यानी राष्ट्रपति मैत्रीपाल श्रीसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे, उन्होंने चीन का जो ऋण है उसको न चुका पाने के कारण एक तरह से उसके बदले में आप देखें तो 99 साल के पट्टे पर दक्षिणी प्रांत जो श्रीलंका का है वहां पर स्थित प्रमुख बंदरगाह जो हम्बनटोटा है वो चीन को एक तरह से लीज पर दे दिया। तो ये तीसरा कह सकते हैं कि प्रमुख एक तरह से यहाँ पर परियोजना जिसमें चीन ने बड़ा अपना प्रभाव बना लिया है। इन परियोजनाओं को अगर हम देखें तो चीन की एक महत्वाकांक्षी योजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस परियोजना के माध्यम से एशिया से लेकर यूरोप के क्षेत्रों तक अफ्रीका के भागों में प्रमुख रूप से जो आधारभूत ढांचा है, अगर हम परिवहन की प्रमुख रूप से बात करें, बिजली उत्पादन की बात करें, उन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से निवेश किया जा रहा है। और जो चीन के द्वारा निवेश किया जा रहा है अगर वो देश उसे वापस नहीं कर पा रहा है तो उसके बदले में वहां पर किसी भी तरह की लीज या किसी भी तरह के आर्थिक संसाधन है वो चीनी कंपनियों को प्राप्त हो रहे हैं। जैसा आप हम्बनटोटा बंदरगाह को एक तरह से देख सकते हैं। तो माना जा रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन ने शुरू किया था उसी की कड़ी में एक तरह से ये सारे कार्य यहाँ पर श्रीलंका में चीन के द्वारा किए जा रहे हैं। वर्तमान विवाद अगर हम श्रीलंका के पक्ष से देखें तो पर्यावरणीय समस्या सबसे प्रमुख है। माना जा रहा है कि कोलंबो से लगते हुए क्षेत्र में अगर इतने बड़े रूप में किसी भी तरह का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कोई भी कृत्रिम बंदरगाह बनाया जाता है, तो इससे आसपास का पूरा जो समुद्री एक तरह से पर्यावरण है उसको नुकसान होगा। तो ये एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो मछुआरों का समूह है वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर इस तरह की गतिविधियां यहाँ बढ़ती हैं तो आसपास के क्षेत्र में मछली पालन का जो उद्योग है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तीसरा विवाद अगर हम देखें तो यहाँ की जो विरोधी दल है श्रीलंका में वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि श्रीलंका की संप्रभुता से समझौता किया गया है, क्योंकि इस पोर्ट सिटी के अंदर प्रमुख रूप से जो श्रीलंका के कानून है वो सही रूप में लागू नहीं है और अनेक प्रकार की जो छूट है वो चीनी एक तरह से कंपनियों को यहाँ पर काम करने के लिए दी जा रही हैं। तो ये माना जा रहा है कि श्रीलंका की जो संप्रभुता है उसके साथ में एक समझौता है। चीन के द्वारा इस तरह के पोर्ट सिटी को डेवलप करने की जो परियोजना प्राप्त की गई है श्रीलंका से, इसके लिए अगर हम भारत के पक्ष को यहाँ पर देखने का प्रयास करें तो इसके सामरिक और आर्थिक एक तरह से महत्व है। आप देखें यहाँ पर हम्बनटोटा पहले ही चीन के नियंत्रण में है, कोलंबो पोर्ट पर भी चीन का 85% एक तरह से हिस्सा है और अब एक नए पोर्ट सिटी को भी चीन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो हिंद महासागर में अगर हम देखें तो श्रीलंका एक महत्वपूर्ण एक तरह से केंद्र है और व्यापार जो भी एक तरह से दक्षिणी पूर्व एशिया से देखें और दक्षिण एशिया से आगे अगर अफ्रीका या मध्य पूर्व एशिया की तरफ होता है तो श्रीलंका एक प्रमुख कह सकते हैं बिंदु है। तो वहां पर अगर चीन का प्रभाव बढ़ता है तो भारत के लिए स्थितियां थोड़ी सी खतरनाक हो जाती हैं। चीन के द्वारा हमेशा हिंद महासागर में भारत को घेरने का प्रयास किया गया है। इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति कहा जाता है, जहां पर आप देखें तो म्यांमार में सितवे बंदरगाह को डेवलप किया गया, पाकिस्तान में ग्वादर और श्रीलंका में हम्बनटोटा। तो एक तरह से आप देखें ये तीन हिस्से हैं, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो भारत का जो भाग है उसको एक तरह से घेरने की तीन तरफ से तैयारी है, खासतौर से हिंद महासागर में। तो सामरिक रूप से हमारे लिए काफी समस्याएं हैं। आर्थिक रूप से अगर आप देखें कि इतना बड़ा केंद्र अगर कोलंबो के पास डेवलप होता है तो आर्थिक केंद्र के रूप में ये उभर सकता है, जैसा सिंगापुर और दुबई की तरह माना जा रहा है कि इसको आगे बढ़ाने का चीन प्रयास कर रहा है। भारत में जो भी वित्तीय केंद्र है, अगर मुंबई की हम बात करें तो इस तरह के हमारे वित्तीय केंद्रों पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर चीन के द्वारा यहाँ प्रयास किया जा रहा है तो ये भारत के लिए आर्थिक रूप से भी दक्षिण एशिया में अपना जो प्रभुत्व है उसको बनाए रखने में एक कमजोरी साबित होगा। तो आप देखें सामरिक और आर्थिक दोनों रूप से ही भारत के लिए भविष्य में समस्या की स्थिति बन रही है। यहाँ पर भारत के द्वारा श्रीलंका के साथ जो आर्थिक सहयोग है वो और मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका अपने विकास के लिए इस तरह की जो परियोजनाएं हैं वो जरूर संचालित करेगा और उसमें वो चीन से या भारत से किसी भी देश से मदद ले सकता है। आप देखें वहाँ की जो सरकार है उसने हमेशा ये कहा है, खासतौर से 2019 में जब महिंदा राजपक्षे और गोताबाया राजपक्षे सरकार में आए तो उन्होंने ये बात बहुत दृढ़ता से कही कि उनकी विदेश नीति में हमेशा भारत की जो सुरक्षा है उसको एक प्राथमिकता दी जाएगी। उनके विदेश मंत्री की तरफ से भी ये कहा गया कि इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी हमेशा श्रीलंका लेकर चलता है। लेकिन श्रीलंका का जो आर्थिक विकास है उसके लिए कहीं ना कहीं भारत को बड़े पैमाने पर एक तरह से आर्थिक मदद या अन्य रूप से जो सहायता है उससे भविष्य में देने के लिए एक पूरा कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। अन्यथा चीन की सामरिक और आर्थिक जो पहुंच है वो श्रीलंका में और तेजी से बढ़ सकती है। हम अपने दूसरे आर्टिकल पर आते हैं, कोविड-19 वैक्सीन एंड द इंडेमनिटी क्लॉज। इंडेमनिटी क्लॉज की अगर हम बात करें तो ये क्षतिपूर्ति उपबंध के संबंध में होती है।
यानी अगर मान लीजिए कोई वैक्सीन आपने उपयोग करी और उस वैक्सीन का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है या किसी तरह का साइड इफेक्ट आता है आपकी बॉडी में, किसी भी तरह की मान लीजिए कि आपको स्थायी रूप से कोई दिव्यांगता आ जाती है या किसी भी अन्य प्रकार की शारीरिक समस्या आपको होती है, तो उसके संबंध में जिस कंपनी की वैक्सीन है उसको एक तरह से दोषी बनाया जा सकता है और उससे क्षतिपूर्ति ली जा सकती है। तो भारत में जो बाहरी कंपनियों की वैक्सीन अलाउड की जा रही है, खासतौर से अगर हम देखें जो फाइजर की वैक्सीन को भारत में अलाउ किया जा रहा है, तो इन कंपनियों की तरफ से मांग है कि जो भी वैक्सीन हम भारत में दे रहे हैं उपयोग करने के लिए, उसके संबंध में क्षतिपूर्ति उपबंध से हमको अलग कर दिया जाए। यानी अगर फाइजर की वैक्सीन को भारत में उपयोग किया जाए और उसका कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई फाइजर कंपनी नहीं करेगी। दूसरा आप देखें कि इस तरह की जो मांग फाइजर के द्वारा की जा रही है, तो उसी से एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेरित होकर भारत में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादकों में से एक है, उन्होंने भी इस तरह की मांग करी है कि जो विदेशी कंपनी की वैक्सीन है और भारतीय जो वैक्सीन है उसमें ये अंतर क्यों किया जा रहा है, तो हमें भी इस तरह की छूट दी जाए। तो ये क्षतिपूर्ति उपबंध के संबंध में ही इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। जो हम क्षतिपूर्ति की बात करते हैं इस तरह के किसी भी वैक्सीन या दवा का जो उपयोग किया जा रहा था उसके संबंध में, तो भारत में दवाओं का जो कानून है उसमें किसी भी नई दवा या वैक्सीन की मंजूरी देने से संबंधित कोई क्षतिपूर्ति का प्रावधान नहीं है। यानी अगर किसी कंपनी को किसी विशेष दवा या टीके के लिए कोई क्षतिपूर्ति दी जानी है तो यह केवल भारत सरकार की ओर से निष्पादित एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड के रूप में ही हो सकती है। यानी इस क्षतिपूर्ति को लेकर अगर भारत सरकार ने उस कंपनी के साथ कोई समझौता किया है तभी उस कंपनी को इस तरह की क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। भारत में दवा के संबंध में, वैक्सीन के संबंध में उपयोग के जो कानून है उसमें इस तरह का प्रबंध नहीं है। जहां तक हम भारतीय अनुबंध अधिनियम की बात करें यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें 1872, इसकी धारा 124 की अगर हम बात करें तो क्षतिपूर्ति के अनुबंध को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। यानी एक पक्ष दूसरे पक्ष को बाद में होने वाले किसी भी नुकसान से बचाने का वादा करता है, धारा 124 के अनुसार। अब अगर यहाँ पर इस कानून की अगर हम बात करें भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 124, यानी इस कानून के अंतर्गत अगर भारत सरकार के द्वारा जो वैक्सीन निर्माता कंपनी, जैसे हम फाइजर की बात करें, या आयातक कोई भी कंपनी जो इसको आयात कर रही है भारत में, उसके साथ में अगर भारत सरकार कोई क्षतिपूर्ति प्रदान करने का समझौता करती है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इस विदेशी वैक्सीन का भारत में उपयोग करने पर किसी भी तरह की मृत्यु या कोई भी नुकसान या कोई भी क्षति होती है जो वैक्सीन लगा रहा होता है, तो वहां पर किसी भी तरह का अगर मुआवजे के दावे की बात की जाती है तो वो मुआवजा एक तरह से देने की जिम्मेदारी किस पर होगी? सरकार पर, ना कि कंपनी पर। तो आप ध्यान रखें, इस तरह का समझौता करने के लिए जो विदेशी वैक्सीन कंपनियां हैं, खासतौर से फाइजर की बात करें, वो सरकार पर दबाव बना रही हैं। इस तरह के अगर कोई मुआवजे की बात मान लीजिए अदालत में जाती है कि कोई व्यक्ति वैक्सीन लेता है और उसको कोई नुकसान होता है और वो कोर्ट में केस करता है, तो अंतिम रूप में अगर वैक्सीन बनाने वाली विदेशी कंपनी ने भारत सरकार के साथ में क्षतिपूर्ति संबंधी समझौता कर रखा है, तो किसी भी तरह का मुआवजा है उसकी जिम्मेदारी कंपनी सरकार से एक तरह से प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर कंपनी पर एक तरह से उत्तरदायित्व तो नहीं रहेगा, ये जिम्मेदारी सरकार के ऊपर चली जाएगी। तो इसी संबंध में विदेशी कंपनी एक तरह से मांग कर रही हैं। जब हम क्षतिपूर्ति की बात करते हैं तो इस तरह की क्षतिपूर्ति की जो मांग है वो किस तरह से हो सकती है? पहला तरीका तो ये है कि समझौता कर दिया जाए, यानी जो कंपनी यहाँ पर इस तरह की वैक्सीन को लेकर आने वाली है और साथ में जो सरकार है उनके बीच में इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट एक साइन हो जाए। यानी अगर कोई इस तरह की समस्या होती है तो क्षतिपूर्ति किसके द्वारा दी जाएगी? देश के कानून में अगर किसी तरह की व्यवस्था है कि ऐसी क्षतिपूर्ति दी जा सकती है, जैसा अभी हमने देखा कि हमारे दवाओं या वैक्सीन के उपयोग के संबंध में जो कानून है उसमें इस तरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत में एक तरह से जो भी कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में हमारा कानून है उसमें इस तरह की व्यवस्था जरूर है, तो उसके माध्यम से हो सकता है। तीसरा कि कंपनी के द्वारा कोई भी दवा या वैक्सीन की आपूर्ति की जाए उसके पहले ही वो शर्त रख दी जाए। जैसा हम देखें केस यहाँ पर फाइजर के साथ में हो रहा है, तो फाइजर को एक तरह से पता है कि भारत में वैक्सीन की बड़ी आवश्यकता है, कमी भी है। भारत में अगर हम देखें चाहे कोविशील्ड की बात करें या कोवैक्सीन की बात करें तो वो पर्याप्त नहीं हो रही है। हम स्पुतनिक को देखिए बाहर से मंगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर कमी है तो हो सकता है कि भारत सरकार अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए फाइजर के साथ इस तरह की शर्तों पर मान जाए। कंपनी इस तरह की कोई शर्त लगाकर क्षतिपूर्ति की जो मांग है वो सरकार से एक तरह से करवा सकती है कि वो उसकी पूर्ति करे अगर भविष्य में कोई क्षतिपूर्ति करनी है। तो ये तीन तरीके से होने की संभावना एक तरह से रहती है। वर्तमान में अगर हम देखें कि जो भी इस तरह के टीके आयात किए जा रहे हैं उनके संबंध में विदेशी कंपनियों के लिए स्थितियां क्या हैं,
तो आप देखें भारत में जब हम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इस तरह की जो वैक्सीन जो बाहर से आयात की जाएंगी, चाहे स्पुतनिक की बात करें या फाइजर की बात करें या मॉडर्ना की बात करें, तो स्थानीय परीक्षण एक तरह से जो आवश्यकता है उसको समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ साथ ये कहा गया है कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और जापान में जो भी एक तरह से वहां पर ट्रायल किए गए हैं उन्हीं को आधार मान लिया गया है। उसी के आधार पर एक तरह से भारत में अनुमति दी जा रही है। WHO की भी आपातकालीन उपयोग की अनुमति जिन वैक्सीन के लिए दी गई है उनको एक तरह से भारत में यहाँ उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है। भारत में एक तरह से प्रारंभ में अगर देखें तो एक शर्त रखी गई थी कि जो भी विदेशी वैक्सीन आएगी उसका एक समानांतर ब्रिजिंग परीक्षण किया जाएगा, यानी समानांतर रूप में कुछ परीक्षण भी चलते रहेंगे और भारत में उपयोग भी होगा। लेकिन भारत में वैक्सीन की जो कमी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसको देखते हुए सरकार ने कुछ दिन पहले ही इस शर्त को भी माफ़ कर दिया कि इस तरह का समानांतर जो टेस्टिंग है वो बाहर की वैक्सीन का नहीं होगा, यानी वैक्सीन को आयात करके सीधे एक तरह से उपयोग में लाया जाएगा। ऊपर अगर हम देखें तो ये जो छूट दी गई है उस छूट का लाभ क्या है? छूट का लाभ ये है कि इस तरह के परीक्षण अगर नहीं होंगे तो वैक्सीन को भारत में उपयोग करने में जो एक देरी हो सकती है वो एक तरह से नहीं होगी, तो वैक्सीन को जल्दी उपलब्ध कराया जा सकता है। और जो भी लोग इस तरह के ट्रायल में भाग लेंगे उनको एक तरह से जो जोखिम की स्थिति है उससे भी एक तरह से बचाया जा सकता है। तो ये दोनों स्थितियां एक तरह से सहायक होंगी। लेकिन आप ध्यान रखें कि इस तरह के ट्रायल भारत में अगर नहीं होते हैं तो किसी वैक्सीन की अलग अलग जो भौगोलिक स्थितियां होती हैं उसमें कभी कभी उसके जो प्रभाव होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो वो एक तरह से अगर ट्रायल नहीं होगा तो इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। इसीलिए अगर हम देखें तो फाइजर की तरफ से क्षतिपूर्ति की मांग की जा रही है कि वो भारत सरकार ही एक तरह से उसको उठाए, वो क्षतिपूर्ति एक तरह से वहन नहीं करेगी। अब अगर क्षतिपूर्ति भारत यहाँ प्रदान करता है तो भारत को इससे लाभ क्या है? देखिए, अगर क्षतिपूर्ति भारत सरकार देने के लिए तैयार हो जाती है तो होगा ये कि जो टीके हैं उनकी कीमत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अगर हम क्षतिपूर्ति के लिए बाहरी कंपनियों को ही उत्तरदायी बना देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो कंपनियां हैं विदेशी वो टीकों की जो कीमत है उसको बढ़ा देंगी। क्योंकि आप ध्यान रखें कि अगर जोखिम बढ़ेगा तो उस जोखिम के लिए धन कहाँ से लाएंगी कंपनियां? वो टीकों की कीमत बढ़ाकर उस जोखिम के लिए पैसा इकट्ठा करेंगी। तो जोखिम का जो भार है वो अगर कंपनियों पर जाएगा तो कीमत बढ़ेगी, और ऐसी स्थिति में हम अपने यहाँ ज़्यादा डोज इस तरह की वैक्सीन की लेने के लिए हमें ज़्यादा व्यय करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए एक तरह से आप देखें तो इस तरह की क्षतिपूर्ति की जो पूरी स्थिति है वो भारत सरकार अपने हाथ में ले सकती है, अगर भारत सरकार क्षतिपूर्ति की स्थिति पर किसी भी विदेशी कंपनी को उत्तरदायित्व नहीं देती है। अगर क्षतिपूर्ति की स्थिति भारत सरकार के द्वारा ली जाती है कि किसी भी तरह का, अगर मान लीजिए किसी को दिव्यांगता या कोई भी शारीरिक नुकसान होता है वैक्सीन के उपयोग से, तो विदेशी कंपनी की जगह भारत सरकार के द्वारा क्षतिपूर्ति दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो टीके हैं वो कम कीमत में और तेजी से भारत में पहुंचेंगे। तो ये हमारा जो राष्ट्रीय टीकाकरण का कार्यक्रम है कोविड-19 की वैक्सीन के संबंध में वो तेजी से पूरा हो पाएगा। दूसरा, आप ध्यान रखें कि एक दूसरी जो समस्या इससे बन सकती है, एक समस्या को तो हम हल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ये समस्या है कि जो स्थानीय निर्माता हैं, जैसे हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो वो समान अवसर की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो स्थानीय वैक्सीन उनके द्वारा उत्पादित की जा रही हैं उस पर भी क्षतिपूर्ति का पूरा उत्तरदायित्व भारत सरकार ले और कंपनियों को इससे एक तरह से अलग कर दिया जाए। लेकिन आप ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति में भारत में जो बड़ी संख्या में वैक्सीन की आवश्यकता होगी तो उसके लिए पूरा का पूरा क्षतिपूर्ति जो उत्तरदायित्व वो सरकार के हाथ में होगा। तो ये सरकार की एक तरह से जो लागत है उसको बढ़ाएगा। तो ये भी सरकार के लिए एक समस्या है। हम विदेशी कंपनियों को जो भी छूट देंगे उसकी स्थानीय कंपनियों के द्वारा भी मांग की जाएगी। तो भविष्य में सरकार इसको कैसे नियंत्रित करती है, इसके आधार पर ही क्षतिपूर्ति की जो व्यवस्था है उसका अंतिम परिणाम आएगा। हम अपनी अगली न्यूज़ पर आते हैं। यूएस डिलेज टैरिफ्स अगेंस्ट डिजिटल सर्विस टैक्स। भारत में अगर हम देखें कि बहुत सारी बड़ी एक तरह से जो कंपनियां हैं, अगर हम बात करें जो सूचना प्रौद्योगिकी में काम कर रही हैं, खासतौर से अगर हम फेसबुक की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, ट्विटर की बात करें, यूट्यूब की बात करें, तो इन कंपनियों के द्वारा एक तरह से भारत से बड़े पैमाने पर अपना जो आय का हिस्सा है वो उत्पन्न किया जाता है। और ये कंपनियां प्रमुख रूप से आप देखें तो अमेरिका में एक तरह से एस्टेब्लिश्ड है, यानी इनके हेडक्वार्टर वहां पर है। तो प्रमुख रूप से अमेरिका में जो ये बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं वो भारत में अपना बड़ा व्यापार करती हैं और आय का बड़ा हिस्सा प्राप्त करती हैं, लेकिन इस पर वो बड़े पैमाने पर टैक्स नहीं देती हैं। इन बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनी के द्वारा भारत में जो भी अपना व्यापार किया जा रहा था, तो 2021 का जो बजट था वहां पर जो वित्त विधेयक था उसमें सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया कि 2 करोड़ से ऊपर का जो भी टर्नओवर करने वाली कंपनियां हैं जिनमें मालिकाना हक एक तरह से प्रवासियों के पास में है, उनको 2% का एक तरह से डिजिटल सर्विस टैक्स देना पड़ेगा।
अब यहाँ पर आप ध्यान रखें, इस तरह का जो कर है वो ज़्यादातर अमेरिका आधारित कंपनियों पर ही आरोपित होने वाला है। तो अमेरिका इसका एक तरह से विरोध कर रहा था। इस कर की जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के द्वारा जो भारत से प्रमुख निर्यात आ रहे हैं उनके ऊपर शुल्क लगाने की एक तरह से प्रक्रिया शुरू की जा रही थी, लेकिन अभी इस प्रक्रिया को अमेरिका सरकार ने रोक दिया है। इसी के संबंध में हमारे आर्टिकल में चर्चा की गई है। अगर हम पिछले सप्ताह देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से घोषणा की गई और तुरंत ही एक तरह से उसको वापस भी ले लिया गया। जो $2 अरब के आयात पर एक तरह से 25% का जो टैरिफ है वो लगा रहे थे, उसको उन्होंने वापस ले लिया। तो 25% का ये जो शुल्क लगाया जा रहा था, लगभग $2 अरब का जो आयात अमेरिका में पहुंच रहा था, यानी 6 देशों के द्वारा जो निर्यात किए जा रहे थे, तो उन पर वो 25% का शुल्क लगाने जा रहे थे। इसमें भारत भी शामिल था। तो इसमें आप देखें, भारत के अलावा ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, तुर्की और यूके के एक तरह से जो उत्पाद हैं उन पर यह शुल्क लगाया जा रहा था। क्योंकि ध्यान रखें, भारत के अलावा अगर आप देखें तो इन देशों में भी जो बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनके कार्यों पर जो भी वहां पर आय हो रही है उस पर कुछ टैक्स लगाया जा रहा है। तो इसी की जवाबी कार्रवाई में अमेरिका भी इन देशों से आने वाले निर्यात पर यह शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ये लगाने के कुछ समय के बाद ही अमेरिका ने इसको वापस ले लिया। ये कार्रवाई जो टैक्स अलग अलग 6 देशों में लग रही है, इसे अगर हम देखें, अल्फाबेट, अमेजन, एप्पल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी कंपनियों पर एक तरह से प्रभाव पड़ेगा। अल्फाबेट आप ध्यान रखें, गूगल की एक तरह से एक आधार कंपनी है, यानी गूगल की जो अलग अलग जो प्रमुख सहायक कंपनियां उनको मिलाकर एक तरह से अल्फाबेट के नाम से एक तरह से संचालित किया जाता है। तो प्रमुख जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उन पर इसका प्रभाव एक तरह से पड़ने वाला था, लेकिन अमेरिका ने ये जो शुल्क की घोषणा करी इसको जल्द ही वापस ले लिया। अमेरिका के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई और फिर इसको वापस लिया गया, तो आप ध्यान रखें कि अमेरिका के जो व्यापार प्रतिनिधि हैं, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उनके कार्यालय के माध्यम से ये जानकारी दी गई कि इस संबंध में जो जांच है वो जून 2020 से ही, यानी जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तभी शुरू कर दी गई थी। किसके अंतर्गत? धारा 301। तो ये जो सुपर 301 कानून है उसके अंतर्गत जांच की गई थी। इस जांच में यह पाया गया कि इन 6 देशों में जो भी डिजिटल सेवा कर लगाने की बात चल रही है या आरोपित कर दिए गए हैं, वो अमेरिकी तकनीकी फर्मों के खिलाफ एक तरह से भेदभावपूर्ण बनते हैं। इसी आधार पर यह जांच में सिफारिश की गई कि इन देशों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाए और इनके निर्यातों पर भी कुछ शुल्क लगाया जाए। ये जो जांच की गई थी, इस जांच के आधार पर जो भी शर्तें रखी गई थी जिनको लागू करना था, उनकी समय सीमा लागू करने की पिछले हफ्ते ही समाप्त हो रही थी। तो इसी कारण से अमेरिका सरकार की तरफ से इन शुल्कों को लगाने की एक तरह से बात कही गई, फिर इनको वापस ले लिया गया, क्योंकि इनको माना गया कि इस तरह का जो शुल्क आरोपित किया जा रहा है ये अमेरिका और ये जो 6 प्रमुख देश हैं इनके बीच में आपसी संबंधों को कमजोर करेंगे। तो जल्द ही इसके संबंध में कुछ वार्ताएं होंगी और उसके आधार पर अगर इन देशों में कुछ परिवर्तन होता है कर को लेकर, तब अमेरिका के द्वारा ये जो कर आरोपित करने की बात चल रही है निर्यात पर, इसको शायद अंतिम रूप में रोक दिया जाएगा। अभी ध्यान रखें कि अमेरिका में बिडेन प्रशासन ने इसको अस्थायी रूप में रोका है, ये स्थायी रूप में रोका नहीं गया है। 1974 के अमेरिका का जो व्यापार अधिनियम है, इसकी धारा अगर हम 301 की बात करें तो इसके अंतर्गत अमेरिका के जो व्यापार प्रतिनिधि होते हैं उनको किसी भी प्रकार के जो व्यापार समझौते हैं, अगर अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को एक तरह से वो पक्ष में नहीं है और ऐसा कोई भी विदेशी व्यापार की प्रथा है जो अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ जाती है, उनके खिलाफ जांच करने की, और अगर जांच के बाद कोई निष्कर्ष निकलता है, कोई सिफारिश की जाती है, तो उसके आधार पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो इसी धारा 301 का उपयोग करके इस जांच के आदेश जून 2020 में दिए गए थे। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो धारा 301 का जो उपयोग है वो WTO में जो अलग अलग विवाद रहते हैं उनमें निपटारा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पहली बार अगर हम देखें तो इस तरह की जवाबी कार्रवाई के लिए इस धारा का उपयोग किया जा रहा है, खासतौर से अगर हम भारत के खिलाफ देखें। जैसा हमने आर्टिकल में प्रारंभ में डिस्कस किया कि वित्त विधेयक 2021 में ये एक तरह का प्रावधान रखा गया कि जो भी अनिवासी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं और वो 2 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करते हैं व्यापार और सेवाओं पर, तो उन पर 2% डिजिटल सेवा कर लगाने की एक तरह से संशोधन किया गया। तो प्रमुख रूप से इसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए करा गया, लेकिन आगे चलकर आप देखें तो जो बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उन पर भी इसका एक तरह से प्रभाव पड़ने वाला है। इसीलिए अमेरिका के द्वारा ये जवाबी कार्रवाई की बात की गई। अगर हम यहाँ पर टैक्स की बात करें तो सरकार को केवल 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर का टैक्स मिल रहा है, लेकिन जिन वस्तुओं पर अमेरिका सरकार शुल्क लगाने की बात कर रही है, जिसको अभी रोक दिया गया है, वो लगभग 118 मिलियन अमेरिकी डॉलर की हैं, और ये अमेरिका में किए जाने वाले भारत के कुछ प्रमुख निर्यात हैं। अगर हम जो टैक्स मिलेगा भारत सरकार को और जो हम निर्यात कर रहे हैं, अंतर देखें तो लगभग दुगने का है।
और यहाँ पर आप देखें बासमती चावल, सिगरेट पेपर, संवर्धित मोती, अर्धकीमती पत्थर, चांदी के आभूषण, विशिष्ट प्रकार के फर्नीचर उत्पाद, सोने के कुछ उत्पाद और अन्य प्रकार की एक तरह से जो वस्तुएं हैं उनकी लगभग 26 श्रेणियां हैं जिस पर अमेरिका सरकार अलग अलग ये टैक्स लगाने की बात कर रहा है। भारत को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्तमान में अपने विकल्प को हम ध्यान से उपयोग करें, क्योंकि हम वर्तमान में अमेरिका के साथ किसी भी तरह की कोई कराधान को लेकर एक जो विवाद है उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आप ध्यान रखें, वर्तमान में भारत आर्थिक रिकवरी के एक बहुत ही संवेदनशील समय से गुजर रहा है और कोविड-19 की दूसरी वेव के बाद जो हमारी रिकवरी है वो बहुत कमजोर हुई है। तो इस तरह का अगर कोई कर विवाद अमेरिका के साथ होता है जो हमारे प्रमुख आर्थिक साझेदारों में है, तो ऐसी स्थिति में देश को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। प्रमुख रूप से निवेश अमेरिका से भारत में आता है, उसको नुकसान हो सकता है। तो उन स्थितियों से बचने के लिए हमें अमेरिका के साथ इस तरह के कर विवाद से बचना चाहिए। हम ध्यान रखें कि हम जो बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उन पर जो शुल्क है उससे पीछे नहीं हटेंगे। वो भविष्य में इस तरह की प्रक्रिया हम कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो टेक्निकल कंपनीज हैं, इस प्रकार की टेक्निकल कंपनीज भारत में बड़े पैमाने पर आय उत्पन्न करती हैं, लेकिन उसके मुकाबले जो टैक्स है वो काफ़ी न्यूनतम स्तर पर वो देती हैं। तो इसके लिए भविष्य में प्रावधान जरूर होगा, लेकिन अमेरिका सरकार के साथ एक तरह से और वैश्विक स्तर पर जो इस तरह की पहल हो रही है उसके संबंध में एक तरह से चर्चा करने के बाद ऐसा ना हो कि इस तरह के टैक्स के माध्यम से भारत अमेरिका के विरोध में आ जाए और ये स्थितियां भारत के आर्थिक विकास के लिए भविष्य के लिए बहुत सकारात्मक संकेत नहीं है। तो हमें एक तरह से अमेरिका के साथ जो हमारे आर्थिक हित हैं उन्हें ध्यान में रखकर इस तरह के शुल्क को सही रूप में आगे लागू करने के प्रयास करने होंगे। हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। गवर्नमेंट सेंड्स वन लास्ट नोटिस टू ट्विटर टू अडॉप्ट न्यू IT रूल्स। अब देखिए, इन IT रूल्स की अगर हम बात करें तो ये फरवरी से ही घोषित है। उस समय सरकार के द्वारा 3 महीने का समय दिया गया। यह समय सीमा अगर हम देखें तो 26 मई 2021 को समाप्त हो रही है। तो उसके बाद से ट्विटर को एक नोटिस दिया गया था और ये अंतिम दूसरा नोटिस दिया गया है कि जो भी ये सूचना प्रौद्योगिकी के नए नियम फरवरी में सरकार ने घोषित किए थे उनको ट्विटर के द्वारा लागू किया जाए। तो इसी संबंध में आर्टिकल में चर्चा है। बीते शनिवार को भारत सरकार के मंत्रालय की अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इनके द्वारा एक तरह से ट्विटर को अंतिम चेतावनी दी गई कि जो भी एक तरह से नियम सरकार के द्वारा नए रूप में लाए गए हैं उनको जल्द लागू किए जाएं, अन्यथा ट्विटर को एक मध्यस्थ के रूप में जो भी भारत सरकार के द्वारा सुरक्षा दी जा रही है वो सुरक्षा उनसे हटा ली जाएगी और ट्विटर पर जो भी सामग्री है उस पर एक तरह से पूर्ण रूप से जो उत्तरदायित्व है वो ट्विटर के ऊपर ही बना दिया जाएगा। आप ध्यान रखें कि वर्तमान में अगर जैसे मान लीजिए किसी ए व्यक्ति के द्वारा कोई वीडियो बनाया गया है और वो वीडियो आपको मिला हुआ है और आपने उसे ट्विटर पर एक तरह से डाला है, तो ये थर्ड पार्टी एक तरह से वीडियो है। तो इस तरह के वीडियो के लिए ट्विटर के ऊपर कोई उत्तरदायित्व तो वर्तमान में नहीं है। तो सरकार का कहना है कि अगर आप हमारे जो नए नियम हमने बनाए हैं उनको लागू नहीं करते हैं तो आपको मध्यस्थ के रूप में जो छूट दी जा रही है कि आपके प्लेटफॉर्म पर जो भी कंटेंट है उसको लेकर आपको अभी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा रहा है, लेकिन आगे ठहराया जाएगा अगर आप सरकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं। और ये नियम अगर हम देखें तो ये 25 फरवरी को सरकार ने घोषित कर दिए थे और 3 महीने का इसके लिए समय दिया गया था। ये समय सीमा अगर हम देखें तो 25 मई को समाप्त हो गई और 26 मई 2021 से ये जो एक तरह से नियम नए लाए गए थे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वो प्रमुख रूप से अब लागू हो गए हैं। तो ट्विटर को भी इनको लागू करने की एक तरह से आवश्यकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के जो नए नियम लाए गए फरवरी में और जो 26 मई 2021 से प्रभावी हो चुके हैं उनके आधार पर जो भी इंटरनेट की मध्यस्थ कंपनियां या इंटरनेट की बिचौलिए कंपनियां आप बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट्स बोल सकते हैं, उनके ऊपर नई जिम्मेदारियां सरकार ने डाली हैं। यानी कुछ आपको कर्तव्य दिए जा रहे हैं, उनका आप पालन कीजिए, तब आपको सूचना प्रौद्योगिकी हमारा जो अधिनियम उसकी धारा 79 के अंतर्गत आपको हम कुछ छूट देंगे, अन्यथा ये छूट आपसे वापस ले ली जाएगी। इस छूट का आधार यह है कि आपके प्लेटफॉर्म पर किसी थर्ड पार्टी का जो भी कंटेंट है उसके लिए आपको उत्तरदायित्व तो नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आप इन नए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको उत्तरदायी बना दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है जो इन नए नियमों में दिया गया है। अगर इन नए कर्तव्यों की बात करें तो पहला, अगर आप देखें कि कोई भी कार्यात्मक शिकायत है उसके निवारण के लिए एक तंत्र बनाना पड़ेगा। यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इनके ऊपर कोई भी कंटेंट है और उसके खिलाफ कोई शिकायत अगर करनी है तो उसके लिए एक कार्यात्मक शिकायत निवारण तंत्र बनना चाहिए, यानी ग्रीवेंस एड्रेसल सिस्टम होना चाहिए कि कोई भी इस तरह की शिकायत है उसका निवारण आप कर सकें। ये तंत्र आपको बनाना पड़ेगा। एक अधिक जवाबदेह टेक डाउन सिस्टम,
इन सभी प्लेटफॉर्म पर मान लीजिए किसी तरह का कंटेंट है और वो देश के खिलाफ है या किसी व्यक्ति की मान लीजिए मानहानि करता है, तो उसको तुरंत एक तरह से सिस्टम से हटाना। तो ये टेक डाउन कोई भी कंटेंट है उसको लेकर सिस्टम मजबूत और जवाबदेह बनाना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के जो प्लेटफॉर्म हैं उन पे अगर हम देखें तो अनधिकृत रूप से जो पॉर्न एक तरह से जो प्रमुख सामग्री है उसको अनियंत्रित रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो वहां पर भी अगर किसी भी तरह से ऐसा कोई कंटेंट है जिसको हटाने के लिए एक तरह से प्रक्रिया सरकार या किसी भी तंत्र के माध्यम से इन प्लेटफॉर्म को कहा जा रहा है, तो तेजी से कार्रवाई करने का सिस्टम उनको बनाना पड़ेगा। भारत में जो भी इस तरह के सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में नियम कानून है उनका पालन सुनिश्चित कराने के लिए इन कंपनियों को एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ अगर कुछ विशेष उद्देश्यों में अगर कोई भी कंटेंट इन प्लेटफॉर्म पर है तो उसकी ओरिजिनल यानी वास्तविक रूप में वो कहां से प्रारंभ हुआ है उसको ट्रेस करने का जो सिस्टम है वो इनको बनाना पड़ेगा। आप ध्यान रखें, इस तरह का विवाद पिछले कुछ महीनों में तेजी से बढ़ा है कि कोई भी कंटेंट ट्विटर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर है तो उसका ओरिजिनल या कह सकते हैं जो प्रारंभिक भाग है वो कहां से उसकी शुरुआत हुई है उसके संबंध में कभी कभी भारत सरकार ने सूचना मांगी है, जिसको देने से ट्विटर या अन्य जो भी प्लेटफॉर्म है उन्होंने मना किया है, क्योंकि उनका कहना है कि वो गोपनीयता से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा जैसे मान लीजिए देश की सुरक्षा के संबंध में या सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कोई भी ट्वीट है उसके संबंध में ओरिजिनल ट्वीट किसने किया था, अगर वो जानकारी सरकार लेना चाहती है, सुरक्षा एजेंसियां लेना चाहती हैं, तो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है उसको ट्रेस करने के संबंध में तंत्र इनको बनाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ स्वचालित फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर की तैनाती करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें, जैसे हम व्हाट्सएप की बात करें, ट्विटर की बात करें, तो इन सब कंपनियों के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, अमेरिका में। तो भारत में उनको कानूनी किसी तरह का अगर नोटिस दिया जाए तो उसके लिए एक भौतिक पते के साथ एक पहचान के रूप में भारत में उनको अपना जो केंद्र और जो एड्रेस है वो एक तरह से देना पड़ेगा। तो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। इससे यह होगा कि अगर किसी भी कानून का उल्लंघन होता है तो नोटिस कंपनी को सीधे दिया जा सकता है। और 8 उपयोगकर्ताओं को अपने खातों के सत्यापन की मांग करने का अधिकार, यानी आपका अकाउंट किसी भी प्लेटफॉर्म पर है तो उसको सत्यापित या वेरीफाई कराने के लिए एक तरह से आप इस सिस्टम में कहने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए या अपनी अपील को दे सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो पिछले कुछ दिनों में कुछ विशेष व्यक्तियों या कुछ विशेष संगठनों से संबंधित जो ट्विटर अकाउंट हैं उन पे जो वेरिफिकेशन का अगर हम देखें, खासतौर से जो ब्लू टिक होता है उसको हटाया गया है। तो इसको लेकर भी एक तरह से विवाद की स्थिति बनी हुई है कि ऐसी कौन सी शर्तें हैं या कौन से नियम हैं जिसके आधार पर आप वेरीफाई करते हैं या उसको हटाते हैं। तो इस तरह के वेरीफाई करने की जो संभावनाएं हैं उसके बारे में भी अधिकार एक तरह से व्यक्ति को मिलने चाहिए जो इन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। तो इन शर्तों का अगर आप पालन कर रहे हैं तभी आपको आपके सिस्टम पर जो भी कंटेंट है उसके संबंध में आपको उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन अगर इन शर्तों का आप पालन नहीं कर रहे हैं, आपके सिस्टम पे जो भी कंटेंट जाएगा उसके लिए उत्तरदायी आपको भी बनाया जाएगा, जो अभी तक आपको सुविधा मिली हुई थी कि आप उत्तरदायी नहीं थे। किसके अंतर्गत? धारा 79 के अंतर्गत, जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट है उसके अंतर्गत। तो आप ध्यान रखें, कोई भी इंटरनेट मध्यस्थ इन नई जिम्मेदारियों का पालन करने से अगर इंकार करता है तो धारा 79 के तहत दी गई जो भी उनको छूट है या कोई भी कह सकते हैं जो फ्रीडम है वो उनको हटा दी जाएगी और वो अपने मंच पर किसी तीसरे पक्ष के कोई भी काम के लिए कानूनी रूप से उनको उत्तरदायी ठहराया जाएगा। तो ये एक तरह से जो कानूनी उत्तरदायित्व है वो उन पर बन जाएगा। अगर आपको बचना है तो ये सरकार के द्वारा फरवरी में जो नियम बताए गए जिनको 26 मई 2021 से लागू कर दिया गया है, इनका आप पालन कीजिए। इन्हीं नियमों के पालन करने को सुनिश्चित करने के लिए ट्विटर को यह अंतिम नोटिस भारत सरकार की तरफ से भेजा गया है। अपनी लास्ट न्यूज पर आते हैं। G7 नेशंस एग्री ऑन यूनिफॉर्म मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो G7 की वित्त मंत्रियों की जो बैठक हुई है वहां पर एक तरह से निर्णय लिया गया है कि एक यूनिफॉर्म न्यूनतम निगम कर है उसको लागू किया जाएगा। इसी के संबंध में एक और आर्टिकल है, तो इन तीनों आर्टिकल को सम्मिलित रूप में एक तरह से हमने यहाँ पर चर्चा की है। तो G7 की जो बैठक हुई है वहां पर वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट जो कर है उसके संबंध में एक तरह से यहाँ पर समझौता हुआ है और किस दर पर लगाया जाएगा इसके संबंध में जल्द एक तरह से आधार बनाकर इसकी घोषणा की जाएगी। तो समझौता हो गया इस तरह के कॉर्पोरेट टैक्स के संबंध में। तो हम वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स की या निगम कर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी आवश्यकता क्या है? तो आप ध्यान रखें कि जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका लक्ष्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे और कर राजस्व को कम कर वाले देशों में स्थानांतरित करने से हतोत्साहित करना है, भले ही उनकी बिक्री कहीं भी हो। जैसे वर्तमान में तंत्र क्या है कि कोई भी कंपनी, मान लीजिए एक कंपनी है और ये यूएसए में रजिस्टर्ड है,
अब ये कंपनी मान लीजिए कि भारत में अपना व्यापार कर रही है, तो भारत में सीधे पैसा ना लगाकर वो मान लीजिए मॉरिशस में, मालदीव में, किसी भी छोटे द्वीपी देश जहां पर उसे कर में छूट दी जाती है, वहां से एक तरह से भारत में वो अपना पैसा लगा रहे हैं। तो अपने ज्यादा जो काम है वो तो भारत में कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कंपनी का काम कहाँ से आ रहा है, मॉरिशस से या मालदीव से या सिंगापुर से आ रहा है, और भारत और सिंगापुर या मॉरिशस के बीच में समझौता है, तो करों में छूट मिल जाती है। तो ये एक तरह से स्थिति बनती है कि भारत को उतना टैक्स नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति अमेरिका में भी है कि बड़ी कंपनियां टैक्स से बचने के लिए वो अन्य प्रकार से मार्ग अपनाती हैं दूसरे देशों में निवेश करने के लिए। तो अमेरिका सरकार को भी इस तरह से करों में नुकसान होता है। तो वैश्विक स्तर पर कंपनी कहीं पर भी उसका मुख्यालय हो, किसी भी देश में अगर वो काम कर रही है, तो एक न्यूनतम निगम कर है जो कंपनी को अवश्य देना पड़ेगा, कितनी भी वो कर छूट एक तरह से प्राप्त करे। तो अगर ऐसा होगा तो इस प्रकार से कर चोरी करने या कर में छूट लेने के लिए कंपनियां जो एक देश से दूसरे देश में निवेश करती हैं वो परंपरा रुकेगी, और ये स्थिति वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक प्रक्रियाएं उनको और ज्यादा सरल करेगी। तो इसके लिए इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पेटेंट, सॉफ्टवेयर और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर जो रॉयल्टी है जो किसी देश से आ रही है, उस देश को भी एक तरह से कर का हिस्सा मिल पाएगा। तो ये तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। अगर हम बात करें जो अमूर्त स्रोत है जैसे पेटेंट, सॉफ्टवेयर और बौद्धिक संपदा अधिकार, तो यहां पर एक तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है। अमेरिका में अगर हम देखें तो इस तरह के एक 15% जो कर है उसकी लगाने की बात चल रही थी, और खासतौर से अगर हम जो बाइडेन प्रशासन की बात करें तो अमेरिकी कंपनियों पर इस तरह का टैक्स लगाने की बात चल रही थी। इस टैक्स के बाद एक तरह से अमेरिकी कंपनियों ने विरोध किया। उनका मानना था कि इससे नवाचार, बुनियादी ढांचा या अन्य प्रकार की जो विशेषताएं हैं उनमें जो प्रतिस्पर्धा आपस में कंपनियों में है वो कम होगी, क्योंकि उन्हें टैक्स के रूप में अमेरिका सरकार को पैसा देना पड़ेगा। तो अमेरिका सरकार का ये कहना है कि इस पर एक तरह से प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप इस तरह का जो खर्च है वो अभी भी कर पाएंगे। केवल आप अमेरिका में एक तरह से रहते हुए जो भी आपके द्वारा बाहर के देशों में व्यापार किया जा रहा है तो आपसे एक न्यूनतम निगम कर लिया जाएगा। उसके अलावा आप किसी भी तरह का व्यय कर रहे हैं उसको लेकर अमेरिका सरकार किसी भी तरह के कर विवाद में नहीं जाएगी। तो एक न्यूनतम कर कंपनी से मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि अमेरिका और मान लीजिए भारत के बीच में कोई कर समझौता है, इस समझौते का लाभ उठाकर अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करें और अमेरिका में सरकार को कर का नुकसान हो, या भारतीय कंपनियां अमेरिका से जो निवेश पाती हैं वो भारत में कोई टैक्स नहीं दे रही हैं तो भारत सरकार को टैक्स में नुकसान हो रहा है। तो हर प्रकार की जो कॉरपोरेट गतिविधियां हैं उस पर एक न्यूनतम टैक्स लिया जाए, ये एक तरह से यहां पर माना जा रहा है। इसके आधार पर वैश्विक स्तर पर जो कर चोरी की प्रक्रियाएं हैं उन पर एक तरह से कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में अगर हम इस कर की बात करें तो इसके संबंध में चर्चा पिछले काफी लंबे समय से चल रही है, जिसमें आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD 140 अलग अलग देशों के साथ बैठकें कर रहा है। यहाँ पर इस तरह के एक न्यूनतम जो कॉरपोरेट टैक्स है उसकी बात तो चली रही है, उसी के साथ साथ डिजिटल सेवा कर की भी बात चल रही है। जो बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने को, तो ये बैठकें चल रही हैं। इसी के साथ साथ जो एक आधार क्षरण होता है, बेस इरोजन, यानी कंपनी ए देश की है और बी देश से अपना हेडक्वार्टर दिखाकर किसी सी देश में पैसा लगाती है, तो बी और सी के बीच में जो समझौता है उसका लाभ उठाकर ये ए कंपनी एक तरह से कर में बचत कर लेती है, या अप्रत्यक्ष रूप में आप कहें तो कर चोरी करती है। तो उस स्थितियों को हटाने के लिए इस तरह का जो बेस इरोजन है, आधार क्षरण है, उसको रोकने का भी प्रयास यहाँ पर बैठकों के माध्यम से चल रहा है। OECD G20 के देशों के साथ भी लंबे समय से इस तरह की बैठकें कर रहा है कि कोई वैश्विक कॉरपोरेट न्यूनतम टैक्स की बात पूर्ण रूप से आगे बढ़ाया जाए। G7 ने यहाँ स्वीकार किया है। तो भविष्य में इस तरह के जो वैश्विक एक न्यूनतम निगम कर की बात चल रही है उसे जल्द लागू करने में एक प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर बनी है। इस वैश्विक न्यूनतम कर की बात करें तो ये काम कैसे करेगा, तो प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें कि सरकारें जितने भी अलग अलग देशों में हैं वो स्थानीय जो निगम कर हैं जैसे दर वो अपने यहाँ चाहती हैं वो लगा सकती हैं। प्रमुख रूप से ये कहा जा रहा है कि अगर किसी कंपनी का किसी विशेष देश में कम दरों पर वो भुगतान करती है तो उनकी घरेलू सरकारें अपने करों को न्यूनतम दर पर कुछ बढ़ा सकती हैं, जिससे कि मुनाफे को स्थानांतरित करने का जो लाभ है वो समाप्त हो जाए। यानी ए कंपनी के द्वारा जो भी लाभ बी में कमाया जाता है वो उस लाभ के अनुसार बी देश को टैक्स नहीं दे रहा है, क्योंकि वो कह देता है कि कंपनी का मुख्यालय कहां पर है, ए। तो यहां पर आप ध्यान रखें ये जो बी देश है वो एक न्यूनतम कर जरूर ले सकता है। आप प्रॉफिट ए कंपनी का दिखाइए या कहीं पर भी अपना मुख्यालय बताइए। तो अभी अलग अलग जो टैक्स के नियम होते हैं उनका उपयोग करके कर चोरी करने की स्थितियां कंपनियों के लिए बहुत आसान है।
लेकिन अगर इस तरह का एक वैश्विक न्यूनतम निगम कर होगा तो एक देश की कंपनी अपने मुनाफे को कहीं और नहीं दिखाएगी, क्योंकि उसे मालूम है कि आप मुनाफा कहीं और भी दिखाएं, आपको न्यूनतम निगम कर तो देना ही पड़ेगा। तो ये मुनाफे को एक देश से दूसरे देश में जहां कर में छूट मिलती है वहां दिखाने की जो परंपरा है उसको रोकने में एक तरह से मदद मिलेगी। जो प्रमुख रूप से एक समस्या है कि इसकी दर क्या होगी, टैक्स की रेट क्या होगी, यानी न्यूनतम निगम कर की दर क्या होगी, इसके बारे में जल्द कोई फैसला लिया जाएगा। और ये भी कि किसी भी तरह का जो निवेश किया जाता है या रियल एस्टेट में कोई निवेश किया जाता है उसको इसमें कवर किया जाए कि नहीं किया जाए, इसको लेकर भी एक विवाद है। और ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जो भी इस तरह का अगर टैक्स लगाया जाता है तो अमेरिका में जो कर सुधार किए जा रहे हैं वो उनके अनुकूल है या नहीं, क्योंकि अमेरिका अगर इसका विरोध करेगा या प्रमुख रूप से इसमें शामिल नहीं होगा, अभी संभावना है कि वो शामिल होगा, तो अमेरिकी जो टैक्स सुधार है उनके साथ में ये मिलकर एक तरह से होना चाहिए। अन्यथा अगर अमेरिका विरोध करेगा तो वैश्विक स्तर पर इसको लागू कर पाना आसान नहीं है। तो जल्द इस तरह के एक वैश्विक निगम कर के बारे में एक वैश्विक समझौता होने की संभावनाएं बन रही हैं। हमारी इसी चर्चा के आधार पर हम मुख्य परीक्षा के कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला, श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव की चर्चा भारत पर पड़ने वाले आर्थिक तथा सामरिक प्रभाव के प्रकाश में करें। सब सीमा 250। तो यहाँ पर आपको भूमिका में बताना है कि वर्तमान कोलंबो पोर्ट सिटी योजना को आप बताएं और चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको प्रस्तावना में प्रमुख रूप से आप बताएं। मुख्य भाग में कोलंबो पोर्ट सिटी योजना विस्तार से बताना है आपको। इससे पूर्व की दो योजना यानी कोलंबो पोर्ट पर जो कंटेनर टर्मिनल है और हम्बनटोटा बंदरगाह उनके बारे में बताएं। श्रीलंका द्वारा चीनी प्रभाव को असीमित रूप से इन योजनाओं में स्वीकार किया गया है। भारत के लिए आर्थिक और सामरिक प्रभाव बताएं। आर्थिक, जैसे अगर एक बड़ा वित्तीय केंद्र श्रीलंका में बनता है तो भारत के वित्तीय केंद्र के रूप में मुंबई या किसी अन्य शहर को अगर हम विकसित कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो उन पर एक तरह से प्रभाव पड़ सकता है। सामरिक रूप से चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव हिंद महासागर में हमारे प्रभाव को सीमित करेगा। चीन के द्वारा जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति का पालन किया जा रहा है उसी का कह सकते हैं एक बढ़ता हुआ भाग है, तो हमें एक तरह से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये योजना भी भारत के आर्थिक हितों को प्रभावित कर रही है। तो इसी रूप में आप मुख्य भाग में इन बिंदुओं को बताएंगे। निष्कर्ष में ये बता सकते हैं कि आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना और दोनों देश के बीच में परंपरागत संबंधों को और मजबूती देना, ये भारत श्रीलंका के संबंधों को मजबूती देगा। तो चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको एक तरह से रोकने में मदद मिलेगी। दूसरा प्रश्न आप देखिए, वैश्विक स्तर पर एक न्यूनतम निगम कर की प्रासंगिकता को स्पष्ट करते हुए विस्तृत चर्चा करें। सब सीमा 250। भूमिका में आप बताएंगे कि वैश्विक स्तर पर किस तरह से न्यूनतम निगम कर के संबंध में OECD, G20 और 140 जो अलग अलग देश हैं उनकी बैठकें चलती रही हैं और वर्तमान में G7 ने मंजूरी दी है। यानी इस तरह का जो प्रस्ताव है वो वैश्विक स्तर पर लागू हो सकता है। मुख्य भाग में आप बताएं इस प्रकार के कर की आवश्यकता क्या है। जैसे कर चोरी होती है, एक देश में लाभ प्राप्त किया जा रहा है लेकिन टैक्स वहां पर नहीं दिया जा रहा है, तो जो आधार होता है उसको हस्तांतरित किया जाता है, जिसको आधार क्षरण या बेस इरोजन कहा जाता है, उसके बारे में आप बताइए। इसे लागू करने में समस्याएं पहली तो दरों के रूप में है, कितने देश इसमें शामिल होंगे वो स्थितियां, और जो कंपनियां अभी कर बचा रही हैं वो एक तरह से इसका विरोध अभी भी कर रही हैं। तो ये एक प्रमुख समस्याओं के रूप में देखा जा रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को अगर हम लाभ देखें तो इस तरह का अगर निगम कर बनेगा तो कर चोरी की जो स्थितियां वैश्विक स्तर पर दिख रही हैं निगम कर में, उसमें एक तरह से कमी आएगी और ये आर्थिक रूप में एक एकीकरण वैश्विक अर्थव्यवस्था का बनाएगा। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कर चोरी, अवैध धन हस्तांतरण, आतंकवाद का जो वित्त पोषण, इसको भी प्रमुख रूप से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और वैश्विक आर्थिक जो साम्यता है उसको बनाने में भी एक तरह से मदद मिलेगी। ये हमारा 6 जून 2021 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस IAS हिंदी को आप बेहद पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।